हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2023 पेपर सॉल्यूशन के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 91 से 110 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, मैच द एलिमेंट ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2। ये हमारा क्वेश्चन ह्यूमन आई के डिफेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने टेबल 1 के अंदर डिफेक्ट डिफाइन कर रखे हैं और टेबल 2 में हमारे क्या है करेक्टिव लेंस दे रखे हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हम लोगों को पता है भाई, नॉर्मल ह्यूमन आई में जो हमारी इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। मायोपिक डिफेक्ट हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग नियर साइडनेस भी बोलते हैं, जिसमें आपको पास की चीज साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज आपको साफ नहीं दिखाई देती। तो यानी कि किसी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी इमेज यहाँ पे कन्वर्ट होती है वो हमारी क्या है, रेटिना से पहले होती है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या है, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिक जो हमारा डिफेक्ट होगा, जिसको हम लोग फार साइटनेस बोलते हैं, यानी कि जो हमारा नाम में लिखा हुआ है जैसे हमारा फार साइटनेस है, तो आपको दूर की चीज साफ दिखाई देगी लेकिन पास की चीज आपको साफ दिखाई नहीं देगी। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनती है फार साइड यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर, उसमें हमारे पास जो पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो रेटिना से पीछे बनती है। तो इस चीज को पहले कन्वर्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या है, कनकेव लेंस का यूज करेंगे। ठीक है। परस बायोपिया हमारा क्या होता है, दोनों का मिक्स, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को अगर दूर की चीज और पास की चीज देखने में दोनों में ही अगर इस दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग परस बायोपिया डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाई फोकल लेंस। इसमें हमारा क्या होगा, जो बड़े वाला कवरिंग रहेगी, ठीक है, चश्मे के अंदर, वो हमारा कनकेव लेंस रहेगा और छोटा सा पार्ट जो हमारा जो रहेगा वो हमारा कौन सा रहता है यहाँ पे, दैट इज कन्वेक्स लेंस का रहता है। एस्टिग्मेटिज्म हमारा डिफेक्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपको क्या अभी थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देती है। तो इस चीज के करेक्शन के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरे पास यहाँ पे आंसर बनेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 111 का, वो हो जाएगा मेरे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, द वेव फ्रंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है ये हमारा वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले वेव का जो कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी वो हम लोग हाइगन प्रिंसिपल से करते हैं। ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने वेव फ्रंट का कंसेप्ट समझा था भाई, यानी कि अगर मान लो अगर किसी भी पॉइंट सोर्स से जो लाइट हमारी इमिट हो रही है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसका हम लोग वेव फ्रंट बनते हैं वो हमारा कैसा रहेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट रहता है। अगर हमारे पास कोई भी लेट से अगर सोर्स क्या है लाइट का, अगर वो लाइन सोर्स है तो वो अपने चारों तरफ सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में क्या है, लाइट को अपने चारों तरफ बिखेरता है। तो ये हमारा वेव फ्रंट का वहां से कंसेप्ट आता है। तो अगर उन्होंने बोला है कि किसी डिस्टेंट स्टार से, तो तीसरा हम लोग जो वेव फ्रंट पढ़ते हैं भाई वो हम लोग पढ़ते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास लेट से सन है और हमारे पास क्या है भाई, सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती है, तो सन हमारा क्या है, अगर हम उसको पॉइंट सोर्स कंसीडर करें, ठीक है, तो वो अपने चारों तरफ क्या है, लाइट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या है, फैलाता है भाई इस तरीके से। ठीक है। लेकिन अर्थ की जो रिसीविंग है भाई वो बहुत दूर है, यानी कि अर्थ हमारी क्या है, सन से बहुत दूर है। तो यहाँ पे जो आपको वेव फ्रंट मिलेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का कुछ ही पार्ट आपको रिसीव होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि जो सन से हमारे पास वेव फ्रंट रिसीव हो रहा है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या मानते हैं, प्लेन वेव फ्रंट की तरह ट्रीट करेंगे। यानी कि प्लेन वेव फ्रंट हमारा लार्ज डिस्टेंस पे स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा होता है। तो इन्होंने वही क्वेश्चन में पूछा है, अगर किसी डिस्टेंस सोर्स से जो हमारे पास अननोन शेप का है, अगर वहां से लाइट आ रही है तो उस लाइट का हमारा कैसा वेव फ्रंट दिखाई देगा, प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा। ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, एवरेज वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू। तो हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में इफेक्टिव वैल्यू, एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया है। तो हमारा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या होता है उसके लिए मैंने आपको ये टेबल डाली, आपको जो ध्यान में रखनी है। तो आरएमएस वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं भाई। ठीक है। जो हमारी इफेक्टिव वैल्यू आती है, हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है कि जो हमारे पास लेट से अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज डिफाइन करते हैं, दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यानी कि जो हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो टाइम के साथ में अपना फेज चेंज करती है। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, हम लोग उसको वी नॉट डिफाइन करते हैं। ठीक है।
तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू का √2 अपॉन टाइम, यानी कि V0 अपॉन √2 जो हमारे घरों में वैल्यू आती है वो हमारे पास होती है दैट इज VRMS, जिसकी वैल्यू आती है दैट इज 220 वोल्ट। तो मैक्सिमम हमारे घरों में 311 वोल्ट की लाइट आती है, लेकिन उसमें से हमारे पास जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो क्या होती है दैट इज V0 अपॉन √2, जिसको हम लोग RMS पढ़ते हैं, यानी कि इतनी ही वोल्टेज हमारे पास काम की होती है। ठीक है, और उसी तरीके से, और ये जो हमारे पास वैल्यू होगी भाई, ये मैक्सिमम वोल्टेज का दैट इज 0.707 टाइम होगी। अप्रोक्स 70% हमारा क्या है भाई ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, इतनी ही वोल्टेज हमारे पास काम की होती है। उसी तरीके से हम लोग एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी आती है दैट इज 2I0 अपॉन पाई। ये हमारे पास लगभग वैल्यू रहेगी भाई 63% अप्रोक्स ऑफ मैक्सिमम करंट या वोल्टेज की वैल्यू। हमारा फॉर्म फैक्टर यहाँ पे क्या होता है भाई, फॉर्म फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं, जो हमारी RMS वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे एवरेज वैल्यू से, जो साइनोसॉइडल वेव के लिए वैल्यू आती है 1.11। पीक फैक्टर हमारा क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइड बाई RMS वैल्यू, ये हमारे पास कितनी रहेगी यहाँ पे दैट इज 1.41। तो बाकी की आपको वेव के लिए भी चीज ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास 113 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनेगा, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द स्कैटरिंग एंगल। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई, ये हम लोग पढ़ते हैं एटम चैप्टर के अंदर, जब हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास गोल्ड फॉइल है, जब हम लोग यहाँ पे क्या बॉम्बार्डिंग करवाते हैं भाई अल्फा पार्टिकल्स की, तो जो पार्टिकल उसके पास से निकलते हैं वो किसी पर्टिकुलर क्या है स्कैटरिंग एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं थीटा डिग्री, और जो इसके लगभग थोड़ा सा दूर से जाते हैं वो हमारे अनडिफ्लेक्टेड या बहुत कम डेविएशन से सीधा निकलते हैं। तो ये हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है भाई। ठीक, इस तरीके से हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यानी कि एक, हाँ इसमें ऐसे सोच समझ लीजिए, यानी कि लेट्स से जो हमारे पास ये गोल्ड फॉइल, यानी कि जो हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस उसकी एक्सिस है, तो कोई भी जो अल्फा पार्टिकल है जो अप्रोच कर रहा है गोल्ड फॉइल को, तो जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है और जो हमारे पास इसकी एक्सिस है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइन करते हैं। और वहाँ पे जो हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं उसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं दैट इज ZE² कोट थीटा अपॉन 2, और नीचे वैल्यू आती है मेरे पास दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 1/2 mv²। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोट थीटा की। अब थीटा यहाँ पे हमारा क्या है स्कैटरिंग एंगल, यानी कि जब हमारा अल्फा पार्टिकल अप्रोच करता है और वो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, कूलम्ब फोर्स लगने की वजह से वो जितने भी डिग्री पे यहाँ पे क्या है डिफ्लेक्ट करता है अपने पाथ से, तो ये जो मेरा यहाँ पे एंगल है उसको हम लोग स्कैटरिंग एंगल डिफाइन करते हैं। तो मेरा जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो कोट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब लेट्स अगर मान लो कोई भी अगर पार्टिकल है वो मान लो बहुत दूर से जा रहा है, ठीक है, बहुत पास, चलो पास से ले लेते हैं भाई, फर्स्ट कोई भी समझ लीजिए। अगर हम लोग सिंपली क्या पढ़ते हैं, जब हमारा फर्स्ट अगर ये अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से जाएगा तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई कम। बी की वैल्यू अगर हमारी कम होगी तो कोट थीटा की वैल्यू मेरे पास कम रहेगी, और जब कोट थीटा की वैल्यू कम रहती है तो मेरा थीटा जो है वो हमारा क्या है वो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखिए कोस 0 की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट रहती है, और कोस नहीं भाई कोट थीटा है। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कोट थीटा, ठीक है, तो अगर कोट थीटा की वैल्यू पूरे की वैल्यू कम है इट मीन्स वहाँ पे एंगल की वैल्यू आपको क्या मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कोट 0 डिग्री पे इनफाइनाइट होता है और कोट 90 डिग्री पे हमारा क्या है 0 डिग्री होता है। तो ये हमारा यानी कि जब हमारा अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से क्रॉस करेगा तो डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हमारा लेट से अगर कोई सेकंड अगर हम केस ले लेते हैं, लेट से अगर ये वाला हमारा अल्फा पार्टिकल वो बिल्कुल दूर से जा रहा है, अगर बी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है तो कोट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी ज़्यादा होगी, जिससे मेरा थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है कम। यानी कि अगर हमारा अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से दूर से पास करेगा तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन दे रखा है डायरेक्ट, तो भाई यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट रिलेशन होगा। बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है भाई, एक हमारा पार्टिकल था भाई 8000 पार्टिकल में अकॉर्डिंग टू NCERT,
जो अपने पाथ पे क्या गया था भाई, रिट्रेस कर गया था। तो इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, वो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनेगा, अंडर व्हाट कंडीशन विल द वैल्यू ऑफ करंट इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर बी सेम फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो इन्होंने क्या दे रखा, अभी हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट केस में इन्होंने क्या बोला है, एन आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल के साथ हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएंगे भाई। हमारे पास इस तरीके से क्या है, एन आइडेंटिकल सेल को सीरीज में ऐड कर रखा है। ठीक है, और सेकंड केस में इन्होंने क्या दे रखा है, हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में हम लोगों ने क्या है, इस तरीके से एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में आर, जो स्मॉल आर है, वो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये हमारे पास लेट्स से अगर आइडेंटिकल सेल है तो उसकी ईएमएफ की वैल्यू ले रहा हूँ भाई मैं ई। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगा। तो किस कंडीशन में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सेम रहेगी। तो आपको भाई यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए सेल के अंदर। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जब हम लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर रखा है एन सीरीज के अंदर, भाई इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, एक मिनट में दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास फर्स्ट सेल है, इस तरीके से हम लोगों ने इसमें एन में कनेक्ट कर रखा है। तो हर एक की ईएमएफ मेरे पास ई है, आइडेंटिकल सेल है, और रेजिस्टेंस जो मेरा है इंटरनल की वैल्यू सेल की, वो भी आर डिफाइन कर रखी है। तो सर्किट में जो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी भाई, आर मेरा बाहर से लगा रखा है, अगर एन मेरे पास सेल है सीरीज में, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा एन सेल का वो क्या हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया भाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। और जब हम ईएमएफ की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे भाई, तो ईएमएफ हम ऐड करते हैं E1 प्लस E2 प्लस अप टू EN। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी NE। तो सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में एन सेल को सीरीज में ऐड करेंगे, तो V इज इक्वल टू IR के हिसाब से, तो टोटल वोल्टेज मेरे पास कितनी है NE, और टोटल रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास दैट इज NR की। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी भाई। ठीक है, अब हम लोग सेकंड इसको समझते हैं। जब हमने क्या कर रखा है, ये इसकी EMF ER ये इस तरीके से कनेक्टेड है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब पैरेलल के अंदर टोटल EMF की वैल्यू निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मेरे पास आता है दैट इज E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टू ऐसे चलता है। तो जब हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी भाई E के बराबर। यानी कि अगर हमारे पास N सेल है जिसकी EMF की वैल्यू क्या है, E है भाई सब में सेम, और हम लोगों ने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, तो टोटल इक्विवेलेंट की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, टोटल वोल्टेज या EMF की वैल्यू E रहती है। और हमारे पास जो R इक्विवेलेंट है वो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी भाई, दैट इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, वो हम निकालेंगे 1 बाई R प्लस 1 बाई R अप टू क्या कितना चलेगा हमारा। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज NR। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो मेरे पास रहेगी वो हो जाएगी यहाँ मेरे पास दैट इज R अपॉन N। ये मेरा पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन वाला केस है भाई। ठीक है, अब सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास दैट इज R इक्विवेलेंट की वैल्यू। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे पास R है, और इंटरनल जो आया है सेल का जोड़ के उसकी वैल्यू आई है मेरे पास R अपॉन N। ठीक है, और मेरे पास टोटल EMF की वैल्यू कितनी है यहाँ पे E। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर करंट की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, दैट इज E डिवाइड बाई R प्लस R बाई N। तो अब आपको बताना है R, छोटे वाले R और बड़े वाले R में क्या कंडीशन है, जब क्या है भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सेम करंट हमारा फ्लो होगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो हमारे पास ये कंडीशन आई है पैरेलल में, और ये हमारे पास कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 सीरीज में। दोनों को इक्वेट करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो NE डिवाइड बाई R प्लस NR, ये आपका किसके बराबर आना चाहिए, E डिवाइड बाई R प्लस R बाई N की कंडीशन। तो E से E मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। तो R प्लस NR की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी भाई NR प्लस N से N मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू R। दोनों में हमारा R कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी दैट इज R, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 माइनस का N
और जब हम उसको उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से मेरे पास r इज इक्वल टू -1/n। तो दोनों ही इक्वेशन हमारी तभी बैलेंस होगी जब मेरा r छोटे वाले r के बराबर होगा। तो यानी कि इस सिचुएशन में जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सेल के एक इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब हमारे पास की कंडीशन इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन अब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ ओनली द फॉलोइंग सीरीज अपीयर। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है भाई, हम लोग एटम चैप्टर में पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की फॉर्म में। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि हम दो तरीके के एमिशन पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, और सेकंड जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इन दोनों के एक बार कंसेप्ट को समझते हैं। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जब हम किसी भी एटम को एक्साइट करते हैं बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, तो वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमारे पास क्या एमिट करता है। जैसे हर एक इंसान का एक अपनी पहचान होती है, जैसे हमारा हर एक का फिंगरप्रिंट होता है, तो वैसे ही जितने भी हमारे एटम हैं उनका क्या है, हर एक टेम्परेचर पे पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारा क्या होता है, अगर उसी एटम को अगर हम लोग व्हाइट लाइट की प्रेजेंस के अंदर अगर हम लोग एक्साइट करते हैं तो वो सेम वेवलेंथ की लाइट को क्या है अब्जॉर्व कर लेता है। अगर हम एग्जांपल समझेगा, लेट से अगर हम लोग सोडियम एटम को अगर हम लोग क्या है एक्साइट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट, तो विबग्योर के अंदर हमारे पास जो येलो कलर है, येलो कलर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि सोडियम कलर उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और वहाँ पे उसको क्या है एक ब्लैक कलर की पट्टी आपको दिखाई देती है। तो लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारा वैसा होता है। अगर थोड़ा सा इसको अगर हम डिटेल में और बड़े कंसेप्चुअल फॉर्म में, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लेट से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से लेट से अगर कोई एनर्जी गेन करता है, तो वो उस एनर्जी को गेन करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और स्टेबिलिटी के लिए फिर वही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एनर्जी जो लेके ऊपर गया है हायर ऑर्बिट में, वो एनर्जी छोड़ के सेम ऑर्बिट में आ जाएगा, और उतनी ही क्या है लाइट फ्रीक्वेंसी का क्या है एनर्जी का क्या है वो फोटोन एमिट करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एटम की केस में दे रखा है, तो यानी कि हायर ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट में आने की यानी कि लो एनर्जी अचीव करने की कोशिश करता है। तो हाइड्रोजन एटम में मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। तो एटलीस्ट यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन के केस में हायर ऑर्बिट से अगर लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग लाइमन सीरीज पढ़ते हैं। मेरे पास जो लाइन अपीयर होगी अब्जॉर्प्शन लाइन की, वो कौन सी होगी भाई, लाइमन सीरीज की रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड सेकंड आपको दे रखा है ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम लोग इफेक्टिव मास हालांकि पढ़ते हैं भाई मास्टर डिग्री में, लेकिन इसका सिंपली कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है हमारा अगर वैक्यूम में चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सिंपली उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, वहाँ पे हम लोग जो मास डिफाइन करते हैं दैट इज मास अपॉन एक्सेलरेशन की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी लैटिस के अंदर मूव करता है, तो लैटिस के अंदर उस पर क्या है भाई, जो लैटिस के अंदर प्रेजेंट जो हमारे न्यूक्लियस है, आयन्स है, उनकी वजह से भी उनके ऊपर उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो वहाँ पे जो हम लोग इसका मास डिफाइन करते हैं वो इफेक्टिव मास डिफाइन करते हैं, और इसका जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम डिफाइन करते हैं दैट इज एच कट का स्क्वायर डिवाइड बाई डबल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेव नंबर। ये हमारा एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है इफेक्टिव मास का। और हमारा जो इफेक्टिव मास होता है सेमीकंडक्टर के केस में, वो क्या है प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने दे रखी है ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये भी आपका क्या है सही है, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर है चाहे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं इम्प्योरिटी डाल के, बट वो दोनों ही हमारे क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि जो लेट्स अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा हैं, तो उनको बैलेंस कौन करता है, जो उसके अंदर प्रेजेंट आयंस है जो हम लोगों ने डोपिंग करके डाले हुए हैं। ठीक है, तो टोटल जो हमारा चार्ज रहता है सेमीकंडक्टर के ऊपर, वो हमारा क्या है वो न्यूट्रल रहते हैं। तो इसका मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फॉर द इमेज टू बी रियल फ्रॉम दी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं भाई, रिफ्लेक्शन आएगा एट ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग ग्लास एयर मीडियम, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन के टाइम द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है भाई, तो आपको यहाँ पे
एक कनकेव स्फेरिकल सरफेस दे रखा है जिसमें हमारा क्या है ऑब्जेक्ट क्या है वो ग्लास मीडियम में प्लेस्ड है, और हमारा जो N1 जो N2 मीडियम होगा वो मेरा एयर है। यहाँ पे N1 हमारा यहाँ पे कितना है। अब हमारा ऑब्जेक्ट वो डेंसर मीडियम में प्लेस्ड है। तो आपका भी बताना है कि इस सिस्टम के लिए जब हमारी इमेज अगर रियल इमेज बनती है तो उस सिचुएशन में आपका U एंड R के बीच में आपका क्या रिलेशन होने वाला है। तो इस सेपरेटिंग मीडिया के लिए जो हमारे पास रिलेशन होता है भाई उसकी वैल्यू होती है दैट इज N2 अपॉन V माइनस का N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस का N1 अपॉन R की कंडीशन होती है। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट मीडियम है वो मेरा ग्लास मीडियम है जहाँ से हमारी इंसिडेंट रे जाएगी, और N2 मेरा यहाँ पे क्या है एयर है। अब इस केस में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो ग्लास के लिए जो मेरे पास N1 की वैल्यू है वो है मेरे पास 3/2 1.5 होती है, और जो N2 के लिए एयर के लिए जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 1। तो यहाँ से हम U और V की कंडीशन निकालेंगे भाई, जब जब हमारी क्या है V की वैल्यू आपके पास यहाँ पे प्लस होनी चाहिए, यानी कि आपकी इमेज हमारी यहाँ राइट हैंड साइड में बनेगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो N2 की वैल्यू है मेरे पास 1 अपॉन V माइनस का यहाँ में N1 की वैल्यू है दैट इज 3/2। U हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस माइनस ही मेरा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू N2 माइनस यानी कि 1 माइनस का 3/2 इंटू में हमारा कनकेव स्फेरिकल के लिए R की वैल्यू भी नेगेटिव में रहने वाली है, तो ये भी मेरे पास कितनी जाएगी यहाँ से माइनस का R हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू को अरेंज करना है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1/V प्लस दैट इज 3/2 U इज इक्वल टू यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/2R की कंडीशन। यहाँ पे अभी हमें 1/V की वैल्यू निकालेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगी दैट इज 1/2R माइनस का 3/2 इंटू में U। अब आपको अगर यहाँ पे रियल इमेज फॉर्मेशन करनी है तो V की वैल्यू आपके पास प्लस होनी चाहिए। इट मीन्स 1/V की वैल्यू भी आपके पास क्या रहेगी यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो अभी क्वेश्चन में दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से ये जो मेरे पास पूरी की पूरी इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे दैट इज 1/2R, ये मेरा ग्रेटर होना चाहिए दैट इज 3/2 इंटू में U। हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2U इज ग्रेटर देन 6R। तो U की वैल्यू आपकी इन द केस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा अगर प्लेस्ड है इस सिस्टम के लिए तब जाके आपकी V की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी भाई रियल इमेज बनेगी। तो इसका मेरे पास आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखे हैं भाई, तो आपको बताना है कि इनमें से न्यूक्लियर फोर्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो फर्स्ट देखिए, द न्यूक्लियर फोर्स हैज ए सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ये हमारी होती है भाई, इसको हम शॉर्ट रेंज टर्म की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। यानी कि एक तो हम इसका कंसेप्ट लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर यानी कि जितना हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो न्यूक्लियस का साइज है वो भी हमारा बढ़ता है, यानी कि उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो सैचुरेशन का कंसेप्ट जो आता है वो इस तरीके से कि जो न्यूक्लियॉन्स है वो सिर्फ अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के साथ में इंटरेक्शन करता है। अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर बढ़ा भी देते हैं तो जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जो वैल्यू रहती है वो लगभग हमारी क्या है इंडिपेंडेंट रहेगी भाई। ठीक है, तो इनकी जो सैचुरेशन प्रॉपर्टी है वो शॉर्ट रेंज की फॉर्म में डिफाइन करता है कि जो न्यूक्लियॉन है वो अपने सिर्फ पड़ोसी वाले न्यूक्लियॉन से इंटरेक्शन रहता है, बाहर जो अदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस में उनका दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की इंटरेक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारा। न्यूक्लियर फोर्स आर इफेक्टिव ओनली एट शॉर्ट रेंज, ये हमारी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स आर द मोस्ट पावरफुल फोर्सेज नोन इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर हमारी कौन सी न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड अपॉन दी चार्ज, ये हमारा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो सेम है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स हमारी चार्ज डिपेंडेंट नहीं होती, वो स्पिन डिपेंडेंट होती है। तो आउट ऑफ इनमें से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पे क्या रहेगा भाई, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर डिस्पर्सिव मीडियम। आपके यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि जो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी फेज वेलोसिटी से, और सेकंड उन्होंने डिफाइन कर रखा है फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम आपकी फेज वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी ग्रुप वेलोसिटी से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का। तो डिस्पर्सिव मीडियम हमारा क्या होता है, जिसमें जो हमारी वेव होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वो हमारी डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करती है।
और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में हमारा क्या होगा, जो मेरे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होगी वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं भाई वैक्यूम का, तो वैक्यूम में जो 7 कलर की जो फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है सनलाइट की, वो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। तो वैक्यूम हमारा एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। अब हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं भाई वेव ट्रेवलिंग का। जो हमारी वेव की इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं दैट इज ए साइन, ये मेरा क्या बनेगा यहाँ से, दैट इज के एक्स माइनस का ओमेगा टी। तो यहाँ पे जब हम फेज वेलोसिटी की वैल्यू डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं दैट इज ओमेगा अपॉन के। यहाँ पे जो मेरा ओमेगा होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई अपॉन टाइम, और के मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर को, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा। जब हम ग्रुप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। तो ग्रुप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लैम्डा की फॉर्म में, दैट इज फेज वेलोसिटी माइनस का लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, और सेकंड फॉर्मूला अगर हम लोग के की फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज वीपी प्लस के डी वीपी अपॉन डी के की वैल्यू आती है यहाँ से। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में हमारा क्या होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है। इट मीन्स वहाँ पे जो मेरा ये वाला फैक्टर है डी वी अपॉन डी लैम्डा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। तो इस सिचुएशन में हमारे फेज वेलोसिटी में से कुछ ना कुछ फैक्टर हमारा कम होगा। इट मीन्स नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में मेरी फेज वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी ग्रुप वेलोसिटी से। और जब हम डिस्पर्सिव मीडियम की बात करेंगे तो डिस्पर्सिव मीडियम में जो मेरे पास ये वाला फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और उस सिचुएशन में जो ग्रुप वेलोसिटी वो मेरी फेज वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है वो दोनों ही गलत है भाई। डिस्पर्सिव मीडियम में मेरे पास वीपी की वैल्यू ज़्यादा आएगी ग्रुप वेलोसिटी से, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वीपी मेरा बराबर आएगा वीसी के। इसलिए हमारी जो बोथ स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या है, फॉल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और जहाँ पे हमारा जो ए का मोड है, बी का मोड और सी आपस में बराबर है, तो आपको यहाँ पे बताना है द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर मान लो कोई भी दो वेक्टर है हमारे दैट इज ए एंड बी, अगर वो किसी पर्टिकुलर थीटा डिग्री अगर एंगल पे अलाइंस्ड है, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग जो निकालते हैं उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पे जो उन्होंने रिजल्टेंट वेक्टर दे रखा है वो सी के बराबर डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई। तो यहाँ से जो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पे जो मेरा आर वेक्टर है यानी कि जो मेरा सी वेक्टर है वो मेरे ए के मोड के बराबर और बी के मॉडुलस के बराबर है। तो यानी कि यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, आर स्क्वायर को लिख लूंगा यानी कि ए का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई भाई 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू को कॉमन ले लेंगे और सोल्व आउट कर देंगे। तो ए स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू आ गई भाई वो आ जाएगी मेरे पास दैट इज 2a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा की कंडीशन। तो ए स्क्वायर से मेरा ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई है माइनस का 1/2, और कोस थीटा माइनस 1/2 की वैल्यू होती है 120 डिग्री पे। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है 121 का मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर of radius 6.85 centimeter has a charge 1.25 nanocoulomb. What will be the value of radius r naught of an imaginary spherical surface when half of the stored potential energy is within it? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है, अभी आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस की वैल्यू आपको डिफाइन है दैट इज 6.85 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उस स्फेरिकल सरफेस की क्या रेडियस रहेगी जिसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो आपको गिवन कंडक्टिंग स्फीयर है उसका हाफ होगी भाई। तो यानी कि आपको यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, तो यानी कि जो भी आपका यहाँ पे चार्ज होगा, लेट्स से अगर पॉजिटिव चार्ज है ले रहे हैं तो वो इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके सरफेस पे। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू उन्होंने डिफाइन कर रखी है दैट इज 1.25 नैनोकूलम। तो किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के लिए जो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज Q² अपॉन 2C की कंडीशन।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो सी है वो कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है, तो यानी कि किसी भी एक अगर आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो डिफाइन हम लोग करते हैं, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यानी कि जो आपको गिवन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है उसमें स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी डिफाइंड है, दैट इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके करती है भाई, यहाँ पे आर के रहेगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपकी एनर्जी जो है वो पहले से हाफ हो रही है भाई, तो इट मीन्स अगर आपकी एनर्जी स्टोर्ड से हाफ हो रही है, ठीक है, इट मीन्स आपकी रेडियस की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे डबल हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि जो आपका यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर होगा वो आपका क्या है भाई, इसके इनसाइड नहीं होगा, आउटसाइड की कंडीशन में रहेगी, यानी कि इसके चारों तरफ आपकी वैल्यू रहेगी। और जो उसकी रेडियस की वैल्यू आपकी रहेगी वो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, अगर इसको मैं आर नोट मान रहा हूँ तो जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी डबल हो जाएगी। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज 6.85 सेंटीमीटर। तो 121 का जो मेरे पास आंसर आ गया उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, दैट इज 13.70 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस मानना है, इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू है वो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के क्या है भाई, हाफ है। ये मेरा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट m एंड ए रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r विल बी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी प्लेनेट है जिसका मास यहाँ पे m है और जिसकी रेडियस इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है r। तो हम लोग यहाँ पे किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं जिसका मास m है ऑन दी सरफेस ऑफ प्लेनेट, और हम लोगों ने इसको भाई सेट कर दिया है उस प्लेनेट के 2h, यानी कि यहाँ पे जो आपको h की वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू डिफाइन कर रखी है यहाँ पे 2r, यानी कि इतने एल्टीट्यूड पे वो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है प्लेनेट के चारों तरफ। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं स्मॉल r जो हम लोग लेते हैं भाई, सेंटर से लेके और प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे उसकी वैल्यू रहेगी मेरे पास दैट इज r प्लस h। ये मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ से 3r। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितनी आपको एनर्जी रिक्वायर होगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, और फिर हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑन दी सरफेस, जब वो हमारा क्या है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा वो हमारी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे मतलब टोटल एनर्जी कर देंगे भाई, इनिशियल से फाइनल को माइनस कर देंगे, टोटल एनर्जी लिख लीजिए इसमें। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी भाई माइनस का ई फाइनल। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 0.1 की बात करता हूँ तो 0.1 के ऊपर आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा ये स्टार्टिंग पे लॉन्च होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, प्लेनेट और जो हमारा सैटेलाइट है उनके बीच में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज GM अपॉन, तो जो हमारे पास सैटेलाइट है और जो प्लेनेट है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है भाई, जो हमारी रेडियस ऑफ प्लेनेट है। तो ये मेरे पास है, तो यानी कि 0.1 के ऊपर जो टोटल एनर्जी मेरे पास आ रही है इनिशियल, उसकी वैल्यू आ रही है दैट इज GMM अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, हम लोग एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी की वैल्यू एट 0.2 पे, यानी कि 0.2 जब यानी कि वो हमारा 2r एल्टीट्यूड पे सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दैट इज माइनस का GMM, और इनके बीच में जो अब की बार डिस्टेंस की वैल्यू लोगे वो आ जाएगी 3r। ये मेरे पास कंडीशन है। काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 mv²। अब यहाँ पे जब हमारा सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं उसकी वैल्यू आती है दैट इज √GM अपॉन स्मॉल r। यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू मेरे पास 3r है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करूंगा मैं दैट इज G। यहाँ पे मेरे पास जो m आएगा जो यानी कि मास है भाई, ये आपका यहाँ पे प्लेनेट का आता है यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल M को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, इनटू में मेरे पास वैल्यू आ गई है यहाँ से 3r। तो यहाँ से मेरे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी दैट इज GM अपॉन 3r। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो सैटेलाइट की एट एन एल्टीट्यूड 3r पे आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 1/2। दिस इज द मास ऑफ सैटेलाइट एंड वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो लेंगे दैट इज GM अपॉन 3r की कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रहेगी सैटेलाइट की वो मेरे पास आ गई दैट इज 6r। तो 0.2 पे जो आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी
वो आपके पास कितनी एनर्जी आएगी, दैट इज माइनस का Gmm/6R, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस कर देंगे इसके अंदर क्या भाई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को इनटू में 3R। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज माइनस का Gmm/6R, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको कितनी मिनिमम एनर्जी यहाँ पे लॉन्च करने की जरूरत है भाई, तो डेल्टा ई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इनिशियल एनर्जी में से मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा फाइनल एनर्जी को। तो मेरे पास इनिशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी डिफाइन है हमारे पास, दैट इज माइनस का Gmm/R, और आपको माइनस करनी है फाइनल एनर्जी, दैट इज माइनस का Gmm/6R। तो जब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद जो मेरा यहाँ पे आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। माइनस का यानी कि जो हम यानी कि कितनी एनर्जी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी है उसके सरफेस को से उसके एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2R, h इज इक्वल टू 2R तक ऑर्बिट में फिक्स करने के लिए। तो ये मेरे पास इनकी एनर्जी आएगी, दैट इज 5/6 Gmm/R की वैल्यू इसके पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा पे क्या है, विजय सर वांट टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 8 स्टूडेंट, तो इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा, तो भाई आपका वो क्या रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड आपका यहाँ पे क्या है पढ़ाने के लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा प्रेस हर फिजिक्स टेक्स्ट बुक अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल विद हैंड, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुक बाय द वॉल। तो देखो बेसिकली हमारे पास क्या है भाई, ये लेट्स से अगर हमारे पास एक बॉल यानी कि बुक है, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर रखा है, तो आपको ये बताना है कि जो ये बुक है, बुक पे जो फ्रिक्शन फोर्स हो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि अगर हम लोग भाई यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई ना भी करें तो यानी कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या होगा, यानी कि जो बुक का वेट है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यानी कि रिलेटिव मोशन जो होगा वॉल के साथ में इस बुक का वो क्या है, इसकी वेट की तरफ होगा, और फ्रिक्शन हमेशा क्या है भाई हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यानी कि अगर हम फोर्स अगर अप्लाई कर भी रहे हैं बट जो हमारा फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 125 का मेरे पास आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, आपको बताना है बीच में से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई, डॉट से जो लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी जीरो होगी, अगर कोई नॉन जीरो नंबर नहीं वो सारी इनसिग्निफिकेंट रहेगी, और राइट हैंड साइड के अंदर भी जब तक हमारा कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आता है तब तक वो भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगी। तो ये दोनों ही जीरो हमारे पास काउंट नहीं है, ये मेरे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ गया है। उसके बाद जितने भी आपके यहाँ पे क्या है भाई डिजिट रहेगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में आपके पास क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा यहाँ पे क्या है, ए पार्टिकल मूव इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, आपको यहाँ पे बताना है द मोशन ऑफ पार्टिकल जो हमारा नोट परफॉर्म्ड बाई दिस पार्टिकल। तो सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को अगर इस तरीके से अगर लिखता हूँ आर वेक्टर को, दैट इज XI प्लस YJ, तो अगर दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो मेरे पास जो x कंपोनेंट की वैल्यू आएगी दैट इज A cos ओमेगा t, और जो मेरा y कंपोनेंट है यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी दैट इज 2A cos ओमेगा t। तो क्लियरली ये जो दोनों के दोनों x एंड y कंपोनेंट है वो हमारे हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि भाई ये जो हमारे जो पार्टिकल है वो हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे परफॉर्म करेगा। बाकी हम इसको एक कंडीशन और होती है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसकी डिस्प्लेसमेंट के, बट अपोजिट डायरेक्शन में। हम इस कंडीशन को भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से सबसे पहले मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज dr/dt करके। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी I/2j, और यहाँ से अगर इसका मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा दैट इज A cos थीटा का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे माइनस का साइन थीटा इंटू में थीटा, माइनस में आ जाएगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है ओमेगा A I+2j इंटू में साइन ओमेगा t। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी दैट इज dv/dt। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी भाई I+2j इंटू में A तो मेरा यहाँ पे सेम रख लेते हैं, कोस थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज कोस ओमेगा t, और ओमेगा मेरे पास एक फैक्टर और आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है भाई दोबारा से मेरे पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ गई, इसको लिख लूँगा यहाँ पे दैट इज ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ से यानी कि ये जो मेरे पास कंडीशन आ रही है भाई कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो उसके
क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी हमारा क्लैरिफाई हो रहा है कि जो हमारा पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। अगर हमारा कोई भी अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है तो यानी कि पक्का वो हमारा क्या होता है भाई, पीरियोडिक मोशन होता है। ये हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर कोई हमारा पार्टिकल पीरियोडिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि भाई वो हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये हमारा कंपलसरी नहीं है। जैसे अगर लेट्स से अगर हमारी अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है, सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक मोशन तो है, बट यहाँ पे क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। बट इसका रिवर्स हमारा पॉसिबल है। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो पक्का है भाई वो हमारा मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन भी होगा। ठीक है, तो अगर यानी कि अगर हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारा पीरियोडिक मोशन भी है, और हमारा ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा। देखो अगर हमारे पास एक्स और वाई, अगर मैं दोनों को यहाँ पे इक्वेट करता हूँ तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 2x की कंडीशन आ जाएगी, और ये मेरे पास जो इक्वेशन होती है भाई वो होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जो मेरे पास m यानी कि स्लोप की वैल्यू जो आ रही है इस इक्वेशन की, उसकी वैल्यू मेरे पास रहेगी यहाँ पे 2। ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो पक्की बात है भाई उसकी कंडीशन हमारी इलिप्स की कभी भी नहीं होगी, तो स्ट्रेट लाइन में भी हमारा मोशन होगा। ठीक है, तो इलिप्स में हमारा जो पार्टिकल है वो ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे पास 127 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, या परपेंडिकुलर होगी एक्सेलरेशन की फॉर 1 इंस्टेंट ओनली या 2 इंस्टेंट ओनली। तो भाई हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं भाई, दैट इज फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। तो जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को यानी कि भाई थ्रो करते हैं तो जो हमारा पाथ होता है भाई ऑब्लिक्यू के लिए वो इस तरीके का पाथ होता है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे इसको v वेलोसिटी के साथ फेंका हुआ है जो हॉरिजॉन्टल के साथ u थीटा का कंपोनेंट बना रही है, तो वेलोसिटी के यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज u कोस थीटा, और ये जो मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा जो परपेंडिकुलर मूव करता है दैट इज u साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में वो एक दूसरे की इंडिपेंडेंट रहती है। तो जब हमारा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा यहाँ पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब हमारा होता है तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 होती है, बट जो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट रहती है भाई, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है। और हमारा जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में 0 रहता है, और y डायरेक्शन यानी कि हमारा g नीचे की तरफ लगता है। अगर इसको मैं इसको इस फॉर्मेट में दिखाना चाहूँ तो ये आएगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे जब हमारा पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है भाई, परपेंडिकुलर, और ये हमारा एक ही इंस्टेंट पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 128 का प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर रहेगी एक्सेलरेशन के फॉर 1 इंस्टेंट ओनली। तो ये मेरा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट दे रखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/2 mr स्क्वायर। ये मेरे पास राइट स्टेटमेंट है भाई। अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर एक रिंग कंसीडर कर रहा हूँ तो अगर किसी भी टेंजेंट के थ्रू अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है तो इसको सोल्व आउट करने के लिए भाई ये हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे थ्योरम हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यानी कि अगर इस टेंजेंट के थ्रू अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके सेंटर में से डायमीटर में से पास करेगा प्लस इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ रिंग प्लस mr स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा इसके सेंटर में से पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू होती है दैट इज 1/2 mr स्क्वायर रिंग के केस में, प्लस मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे mr स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि किसी भी टेंजेंट के थ्रू, ठीक है, तो जो रिंग के थ्रू जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू 3/2 mr स्क्वायर रहेगी। तो ये हमारी राइट स्टेटमेंट है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m रेडियस r अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, सेम कंडीशन हमारी डिस्क की ले लेंगे भाई। अगर इसके थ्रू अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है तो सेंटर में से पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस लेंगे। तो यहाँ पे भी मेरा क्या रहेगा भाई, आई आर स्क्वायर प्लस
mr²। अब डिस्क के थ्रू जो मेरे पास वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, उसकी वैल्यू होती है मेरे पास दैट इज 1/4 mr², प्लस मेरे पास हो गया यहाँ से mr²। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास टेंजेंट के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी वो कितनी होती है भाई, दैट इज 5/4 mr²। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सोल्ड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस कितनी दे रखी है r अबाउट ए टेंजेंट। तो सेम अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं किसी भी सोल्ड स्फीयर के लिए, तो सेम हमारे पास वही बनेगा भाई। तो टेंजेंट के थ्रू जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी तो वो मेरे पास आएगी I_d², यानी कि डायमीटर के थ्रू जो उसके सेंटर में से पास करेगा और इनके बीच की रेडियस यहाँ पे r है, तो ये जाएगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के थ्रू हम इसको सोल्व आउट करेंगे भाई, तीनों को मतलब तीनों पार्ट को। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो सेंटर में से वैल्यू होती है भाई, वो मेरे पास वैल्यू आती है सोलिड स्फीयर में दैट इज 2/5 mr², प्लस मेरे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ से mr²। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी दैट इज 7/5 mr², बट इन्होंने क्वेश्चन में यानी कि दे रखा स्टेटमेंट में 2/3 mr²। तो ये मेरे पास यहाँ पे है इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं भाई स्फेरिकल सेल के लिए, तो स्फेरिकल सेल के लिए भी हमारा यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसके सेंटर से जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी वो स्फेरिकल सेल के लिए वैल्यू होती है दैट इज 2/3 mr², प्लस मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे mr²। तो ये मेरे टेंजेंट के थ्रू वैल्यू निकलेगी। इसको ऐड आउट करने के बाद मेरा यहाँ पे 5/3 mr² ही रहने वाला है। तो यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ठीक है। तो 129 का जो मेरे पास आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है। A20 माइक्रोकूलम चार्ज लोकेटेड एट ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन बाउंडेड बाई, आपको यहाँ पे थीटा की लिमिट डिफाइन कर रखी है, फाई की लिमिट डिफाइन कर रखी है, ऑफ द स्फीयर हैविंग ए रेडियस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये हमारा 3D कंसेप्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। आपका यहाँ पे क्या है, ओरिजिन के ऊपर चार्ज की वैल्यू डिफाइन कर रखी है दैट इज 25 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है भाई वॉल्यूम की, उसकी दे रखी है भाई यहाँ पे रेडियस की वैल्यू r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो जो मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगी, ठीक है, स्फीयर की, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी भाई, दैट इज 4/3 पाई r³। ये मेरे पास जो सरफेस है उसकी वॉल्यूम आ गई है। अब हम लोग जो आपको लिमिट डिफाइन कर रखी है इसके थ्रू सबसे पहले वॉल्यूम बाउंड निकालेंगे और उसके थ्रू फिर हम लोग क्या है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो गोज लॉ में हम लोग पढ़ते हैं जो फ्लक्स हमारा होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, उसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज Q/ε0। तो अगर हमारे पास अगर लिमिट डिफाइन कर रखी भाई, तो 3D के अंदर ऐसे सरफेस की जो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं उसका मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको 3 वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम में है तो आपको तीनों ही लिमिट यहाँ पे आपको सोल्व करनी पड़ेगी। तो इस सरफेस के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करने का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज r² sin थीटा dr d थीटा और d फाई की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आपकी लिमिट भी भाई तीनों ही पुट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे फाई को। तो फाई की लिमिट है मेरे पास 0 से लेके पाई तक की। जो थीटा की वैल्यू जो आपको डिफाइन कर रखी है लिमिट, वो आपको डिफाइन कर रखी है दैट इज थीटा 0 से लेके पाई तक। फाई की वैल्यू आपके पास π/2 है, ये आपके पास पाई है, और जो r की वैल्यू आपको दे रखी है 0 to 20, ठीक है, ये हमारा कितना यहाँ पे बाउंड रहेगा। तो इनको अगर आपको सोल्व आउट करना है तो सबसे पहले आप इनको अलग अलग लिख लीजिए भाई, हमारे लिए इजी रहेगा। r² इंटू में dr, ये हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 20। आपके पास जो थीटा है भाई वो आपको डिफाइन करना है दैट इज साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेके आपका ये पाई तक दे रखा है, और जो आपको फाई डिफाइन कर रखा है लिमिट में वो दे रखा है 0 to π/2 इंटू में डी फाई। अब तीनों की वैल्यू निकाल के इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डी फाई को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो डी फाई को कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर बनेगा दैट इज π/2 माइनस का 0। ठीक है, कोस थीटा का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस थीटा। इसकी लिमिट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0 to π, और जो मेरे पास r की वैल्यू दैट इज r⁻³ इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 0 से लेके 20 तक। तो यहाँ से जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी दैट इज 20⁻³ डिवाइड बाई 3। कोस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो माइनस तो मेरा बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोस पाई माइनस का कोस 0 डिग्री इंटू में मेरे पास आ गया यहाँ से π/2। ठीक है, अब कोस पाई की जो मेरे पास वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है मेरे पास -1, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी -1, और यहाँ से भी मेरे पास वैल्यू आएगी -1। तो -2 हो जाएगा और माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा दैट इज 20⁻³ यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई है
2 इंटू में पाई बाई 2 की कंडीशन में जाएगी। इसको इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज पाई अपॉन 3 और इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 8000। तो ये आपके पास क्या है भाई, जो भी आपको लिमिट दे रखी है उसमें जो आपका वॉल्यूम बाउंड है उसकी कंडीशन आ रही है आपके पास। वी डैश की वैल्यू लिख लेते हैं इसको, ये आपके पास बाउंड हो रही है। ठीक है, अब हम लोग जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम बनेगा यहाँ पे स्फीयर के सरफेस के थ्रू, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है दैट इज 4π3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा कितना आ रहा है 4/3 पाई और इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 20 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो दैट इज पाई, ये आ जाएगा मेरे पास 8000 डिवाइड बाई 3 और इंटू में मेरा आ गया यहाँ पे 4। तो यानी कि जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है स्फीयर का वो कितना आ रहा है 4 इंटू में दिस, और जो आपको लिमिट डिफाइन कर रखी है उसके थ्रू मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो यानी कि जो आपका ये वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम का बाई 4 टाइम होगा। ठीक है, यानी कि अब आपको बताना है कि अगर कोई भी अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फ्लक्स की वैल्यू आती है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यानी कि जो आपको यहाँ पे v/4 के अगर यानी कि इसका हमारे पास v/4 ही वॉल्यूम हमारा बाउंड हो रहा है अकॉर्डिंग टू लिमिट, तो उसके केस में जो आपका फ्लक्स पास करेगा उस स्फीयर से सरफेस से उसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, जो भी आपका फ्लक्स होगा यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगी अपॉन 4 टाइम, ओरिजिनल का 4 टाइम हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट हमारा पूरे के पूरे क्लोज सरफेस का है और अकॉर्डिंग टू लिमिट जो हमारा सरफेस आया है उसमें क्या हो जाएगा बाई 4 टाइम पास करेगा। यहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू डिफाइन कर रखी है 25 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई 4 इंटू में एप्सिलॉन नोट की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू डिफाइन करवानी है माइक्रोकुलम के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे माइक्रोकुलम के अंदर आपको आंसर देना है तो कभी कभार फिर हम क्या करते हैं भाई, इस एप्सिलॉन नोट को यहाँ पे एज एम यूनिट ट्रीट कर लेंगे, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे गायब कर लेंगे भाई। ठीक है, इस क्वांटिटी को, क्योंकि ताकि अगर हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी फिर यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास जो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6.25 माइक्रोकुलम, यानी कि ये हमारा फ्लक्स होगा भाई। ठीक है, जो हमारा उस सरफेस से पास करेगा। तो क्वेश्चन 130 का मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।